हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लीगल एप्टीट्यूड जो कि एग्जाम्स में आपके मोस्टली आते ही आते हैं और वही ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा मार्क्स के हुए होते हैं। फिलहाल हम लीगल एप्टीट्यूड्स के जो सेकेंड वीडियो हो प्रियम्बल, इसके पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक वीडियो ऑलरेडी ले चुका हूँ। फिलहाल अभी प्रियम्बल देखेंगे। प्रियम्बल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डील करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में हो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रियम्बल का जो पहला वीडियो जो है ये उसको हम डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या है, क्वेश्चन से पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे एक बार प्रियम्बल देख लेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रियम्बल है, यानी कि प्रियम्बल को हम तीन नाम से जानते हैं। इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। यानी कि उद्देशिका भी बोल सकते हैं, प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है उद्देशिका उसको बोलते हैं हम, प्रस्तावना भी जानते हैं। तो इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, जो वर्डिक दिए हुए हैं, उसका मीनिंग क्या एक्चुअली, ठीक है, उसमें मीनिंग क्या है, तो सर उसमें मीनिंग क्या है उसको समझेंगे। और इसमें वो कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, वो कौन से वर्डिक है जो उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसको एक बार हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार उद्देशिका को पढ़ते हैं। इसमें जो वर्ड दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो हाईलाइटेड हैं। ठीक है, यानी कि 4 इसमें वर्ड दिए हुए हैं। कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। अपने आप में ये वर्ड बहुत कुछ कहती हैं। हम इसको एक एक समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, यानी कि समाजवादी का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, है ना। फिर आगे क्या कहता है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें उद्देशिका में जो सारे ये वर्डिक लिखे हुए हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये लिखा गया है। तो जब भी हम कोई एक्ट पारित होता है तो उसके उद्देशिका लिखा होता है। उद्देशिका में ये होता है कि उस एक्ट से हमें क्या प्राप्ति होगी, यानी कि हम क्या चीजें करना चाहते हैं। उसी तरह भारत का जो संविधान है उसका जो उद्देशिका है उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि भारत के संविधान जो है उसमें भारत के लोग हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच, है ना, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। साथ ही साथ क्या करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, है ना, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है। इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एफआर बोलते हैं शॉर्ट में इसको, फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि भारत के संविधान का जो उद्देशिका है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जिसमें 4 जो वर्ड दिए हुए हैं हमने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पहले नहीं थे बल्कि इन्हीं चीजों से, यानी कि जो ये सारी चीजें दी गई हुई हैं इन्हीं चीजों से, एक जस्ट ए मिनट, ओके, सो इन्हीं चीजों से ये निकाल कर इसको अमेंड किया गया था। क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। 42वां संविधान, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये 4 वर्ड जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं, किस मामले में जोड़े गए हैं, तो हम समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्या भारत का संविधान है जो उद्देशिका थी उसमें वो उसको भारत के संविधान का अंग माना गया, ये क्वेश्चन पूछता है। क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि जो ये उद्देशिका है क्या भारत संविधान के अंग है, तो आंसर आता है नहीं। किस मामले में कहा गया? एक इनरी वेरुवरी के मामले में बताया गया कि भारत के संविधान का उद्देशिका जो है वो भारत के संविधान का भाग नहीं है। क्या है? भाग नहीं है। ठीक है, तो अब हम फिर बात आती है
कि सर ये भाग अगर भाग नहीं है तो उद्देशिका फिर क्यों। तो फिर एक और मामला आया, किसका मामला आया, तो केशवानंद भारती का मामला आया। किसका मामला आया, केशवानंद भारती, यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में भारतीय संविधान का उद्देशिका को भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया। क्या माना गया, संविधान का अंग माना गया, है ना। तो उस संविधान का अंग माना गया और यह भी कहा गया कि भारत के जो संसद है वो उद्देशिका में अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु मूलभूत जो ढांचा है, यानी कि स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो अभी यहाँ पे हमने दो चीजों को पढ़ा, फिलहाल हम एक आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ आगे लिखा हुआ है, उसी को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, हमने अभी बताया कि उद्देशिका यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई सी भी हम अगर एक्ट की बात करें या कोई भी अधिनियम आती है या संविधान है, उसकी क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ कि प्रत्येक अधिनियम में एक उद्देशिका होती है और उद्देशिका में उन बातों की जिक्र या उल्लेख होता है जिन्हें प्राप्ति के लिए पारित की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी बोली है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उद्देशिका को क्या बोला है कि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उनको विचारों क्या थी, ये कुंजी है। अगर हम उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसे मालूम पड़ता है कि संविधान कहना क्या चाहता है, इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, हमें किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। अभी हमने जस्ट बताया कि जो केस था इनरी बेरुवारी का मामला था, जो उसमें कहा गया है कि उद्देशिका भारत संविधान के अंग नहीं है। ठीक है, परंतु केशवानंद भारती का जो मामला आया उसमें कहा गया कि नहीं, जो उद्देशिका है कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, यानी कि संविधान का, भारतीय संविधान का भाग है। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या जो भारतीय संविधान है, जो उद्देशिका है वो कहां से लिया गया। ठीक है, जो उद्देशिका है वो कहां से लिया गया और साथ ही साथ जो उसमें उद्देशिका के जो शाब्दिक है, यानी कि जो मीनिंग है, यानी कि अर्थ है, वो किस फॉर्मेट में लिखा गया। तो अगर आपको यहीं पे बता दें, मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है वो यूएसए से लिया गया है और जो ड्राफ्टिंग की गई है उसमें जो लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं कि क्या चीजें कहां से ली गई हैं। ये आपके एग्जाम्स में वैसे ही आएंगे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यानी जो हमने ब्रीफ किया है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। उसको बाद से आपने कॉपी बनाइए, कॉपी में एचडी जैसे लिखिए और लिखने के बाद से जो है आप रिवीजन करिए और एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिए। फिलहाल हम ये देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जो भारतीय संविधान में दूसरे देशों से लिया गया है। देशों के नाम ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, द्विसदनी। ठीक है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। यानी द्विसदन की बात करता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, वो भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव लिया गया है, मतलब डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है एंड प्रियम्बल। तो अगर ये पूछ दे कि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, तो 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है और प्रियम्बल लिया गया है। मैंने अभी जस्ट बताया कि यूएसए के संविधान से प्रियम्बल लिया गया है और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई भी विधि बनाती है, तो उसको क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, उसको उसकी संवैधानिकता को जांच करती है कि क्या वो जो कानून बनाया गया है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अनुरूप है, जो संविधान में चीजें लिखी गई हैं उसके अनुरूप है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। बाकी प्रियम्बल भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। मतलब अगर देखा जाए तो आपातकालीन, एक सेकेंड, ओके तो हम लोग क्या डील कर रहे थे कि देशों का नाम संविधान से, किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, द्विसदनी लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति चुनाव लिया गया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल। एंड कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से
आई थिंक नहीं, सॉरी, यहाँ कनाडा, ये चूंकि गलत हो गया, यहाँ पे मैं कनाडा से लिया गया, जो क्या लिया गया है, यानी कि राज्य क्या लिया गया है, एक मिनट, ओके, कनाडा से क्या लिख के लिया गया है, राज्यों राज्यों का संघ, राज्यों का, ये होगा कनाडा से, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, चूंकि हमने, चूंकि गलती यहाँ पे हो गई है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वैसे तो आप देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है। अगर बात करता है आपातकालीन किस आर्टिकल में लिया गया है, किस लिखा गया है, तो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368, ठीक है। इमरजेंसी की बात करता है तो किसमें है, आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में आपातकालीन की बात करता है। तो कनाडा में क्या है, राज्यों का संघ, राज्यों के संघ की बात किया गया है, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। तो फ्रांस से क्या है, तो स्वतंत्र, क्या कह रहा है, गणतंत्र, 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 यानी कि डेमोक्रेटिक की बात करता है, स्वतंत्रता की बात लिया गया है, समानता और बंधुत्व की बात करता है। तो ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, और ये चीजें यहाँ से ली गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रारूप को बनाया, यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया। उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना बोलिए, दोनों का मीनिंग क्या है, एक है, या फिर इंग्लिश में बोल लीजिए प्रियम्बल, उसका भी मीनिंग एक ही है। तो ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो उद्देशिका है उसको किसने ड्राफ्ट किया था। तो ऑप्शन ए है श्री राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी श्री वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ड्राफ्ट किया था, किसको, प्रियम्बल को, ठीक है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन किस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है, भारतीय संविधान की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यानी कि प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था, तो वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को सर्वप्रथम किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सत्र में अंगीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसे बताया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में इसकी जानकारी दी गई और 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकार किया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी जानकारी दी गई और इसे 29 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। अभी जस्ट इसके हमने पीछे बताया कि जो प्रियम्बल है वो किसने ड्राफ्ट किया था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्ताव लाई थी, और कब लाई थी, 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा में इसको, संवैधानिक सभा ने इसको क्या किया था, अंगीकार किया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल अप है, परंतु इसको भी जानिए, आपके एग्जाम्स में हूबहू हो सकता आ सके ये क्वेश्चंस, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया है यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, यूके से। अभी जस्ट हमने पीछे जिक्र किया कि जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे बारो किया गया था, किससे लिया गया था। तो ऑप्शन आई थिंक आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि यूएसए से लिया गया था। यूएसए से और पूछ देगा कि और क्या क्या लिया, फिर यूएसए से और क्या क्या लिया गया था, यूएसए से और क्या लिया था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू लिया गया था, ठीक है। और क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। तो यूएसए के संविधान से ये चीजें ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संप्रभु है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है, हम पहले ये समझ लेते हैं। संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत के संविधान में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको हम फॉलो तो करेंगे ही करेंगे, परंतु भारत किसी और देश से रेगुलेट नहीं होगा। मतलब ये कि भारत के संविधान में चीजों को हम फॉलो तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम किसी के उपनिवेश नहीं बनता, नहीं कि आंतरिक या बाहरी मामलों में
कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि भारत के जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो स्वतः जनता के हित के लिए क्या करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, और किसी दबाव, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के भारत के हित के लिए काम करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रभु। संप्रभु को फिर हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत के आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी का दखल नहीं देना, ठीक है। कोई बाहरी देश या विदेश क्या करे, दखल ना दे, उसी को हम संप्रभु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम भारत के लोग, प्रियम्बल का पहला लाइन है, तो भारत के जो भारत में संप्रभु है वो कौन है, हम भारत के लोग। क्योंकि हमने क्या किया है, क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, इसलिए हम भारत के लोग संप्रभु हैं। हम खुद डिसीजन लेंगे, हमने जो जनप्रतिनिधि भेजा है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करके मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया, जब हम प्रियम्बल का जो हमने फोटो दिखाया था उसमें बताया कि कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। वो क्या चीजें थी, वो 4 चीजें थी। क्या थी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये पूछ दूं कि किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस मामले में, केशवानंद भारती के मामले में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। किस मामले में, केशवानंद भारती के मामले में इन 4 चीजों को जोड़ा गया था। हम ये पूछ दें कि समाजवादी का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब होता है, तो इन सब का अपना अपना एक मीनिंग होता है। तो हम शॉर्ट में बता दें, समाजवाद का मतलब होता है कि आर्थिक न्याय, यानी कि हर व्यक्ति क्या हो, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पंथ निरपेक्ष क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति अपना खुद को किसी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। किसी धर्म का उपासना कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि स्टेट का अपने पास कोई धर्म नहीं है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में, अगर हम बात करें धर्म मानने का, ना मानने का, या सभी धर्मों का आदर करने का, किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो 25 से आर्टिकल 25 से 28 में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें इसको और डिटेल से जिक्र करेंगे। उसमें दिया गया है कि धर्म की माने ना माने ये मेरी स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक की क्या बात करता है, डेमोक्रेटिक की क्या बात मतलब होता है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि भारत में या फिर जिस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है, यानी कि लोकतंत्र सिस्टम होता है, उसमें किसी भी राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। आपने सुना है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे वो भारत के जनता द्वारा चुन के जाएंगे, और उनका ड्यूरेशन होगा, और ड्यूरेशन के बाद फिर उनकी चाहे तो दोबारा वो इलेक्ट हो सकते हैं, या फिर वो अब जैसे काम किए रहेंगे वैसे उनको इलेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये कि भारत के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा चुने गए होंगे, ठीक है। ये नहीं कि लड़के का लड़का विधायक बनेगा, लड़के का लड़का क्या होगा, यानी कि विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, या फिर सांसद का लड़का सांसद बनेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो उसको डेमोक्रेटिक में फॉलो करेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, उद्देशिका में जो घोषित करती है वो क्या करती है, ऑप्शन बी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में इसको डील किया है, ठीक है, समझा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्य देश, इंडिया अर्थात भारत। तो ये बहुत टिपिकल और अच्छा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी, बीएलएलबी, उनके लिए ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इजी तो है, पर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आप आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्य देश, इंडिया अर्थात भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
इंडिया, यानी कि विद द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या कहता है? विद द पीपुल ऑफ इंडिया। परंतु कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन डी मार के चले आते हैं, जो कि ऑप्शन डी इज बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि ये अक्सर बच्चे सुनने को मिलता है, जब भी पढ़ते हैं तो उनको सुनने को मिलता है इंडिया दैट इज भारत। ये भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 जब पढ़ेंगे फिर वहां पे मिलेगा इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है वो जब ये पूछेगा कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है, तब इसको हम करेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो जब प्रस्तावना की बात करेगा तो हम इंडिया करेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिया को मार्क आएंगे, ना कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में ये चीज लिखी गई है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ किया है इसको। आई होप कि इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए, आंसर क्या होगा। तब तक के लिए हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे एलएलबी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए सेपरेट अलग अलग सी वीडियो बनती है। अब वीडियो आती रहती है यूट्यूब पे, साथ ही साथ पेड कोर्स के साथ हमारी एक ऑनलाइन क्लास चलती है। आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और आप मात्र 20 से 25 दिनों में आप जो भी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, चाहे डीडीयू हो, एलयू हो या एयू हो, आप अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, तो हमारे यहाँ एकदम एनालिसिस बेस पर सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हमारी टीम लगी हुई है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में हूबहू आएंगे। और साथ ही साथ एग्जाम्स में ज्यादातर चांस होगा कि ये हमारे जो हमने जो सेगमेंट बनाया रहा है, हमने जो पीपीटी बना के लाया रहा है आपके लिए, वही आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा कनाडा। क्या क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और राज्यों का संघ किस आर्टिकल में बात करता है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के संघ की बात करता है? तो हमने जस्ट अभी बताया कि आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ की बात करता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो होगा बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो हमने वहीं पे इन सारी चीजों को ब्रीफ में डिस्क्राइब किया था, बताया था, उसी पे ये सारे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है स्पेन। यानी कि फ्रांस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रांस से क्या लिया गया है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में तो है, पर कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है। आई होप कि इसका भी आप आंसर दे देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, अपने ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो इसका आप आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। फिलहाल बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु उसको भी ध्यान में रखना है कि कहना क्या चाहता है, प्रस्तावना की बात कर रहा है, ना कि भारतीय संविधान में संशोधन की बात कर रहा है। किसमें बात कर रहा है? संशोधन किसमें संशोधन की बात कर रहा है? प्रस्तावना में कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना बार हुआ है? ऑप्शन ए 1 बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 केशवानंद भारती का मामला था, उसी में उसको प्रस्तावना, और फिर उसमें क्या वर्डिक आई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संसद संविधान के प्रस्तावना में
क्या कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, पर उसके मूलभूत ढांचे को क्या कर सकती है, नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि वो क्या कहना चाहता है। यानी कि हम जो बता रहे हैं उसमें जो केशवानंद भारती का मामला है उसमें ये वर्डिक लिखा गया है कि भारतीय संविधान में भारतीय संसद क्या कर सकती है, प्रियम्बल को बदल तो सकती है, परंतु उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं खत्म कर सकती है, उसको नहीं बदल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार जो है अमेंडमेंट किया गया है, किसमें, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ठीक है, उद्देशिका संशोधित हुई थी। आई होप इसका भी आप आंसर दे पाएंगे, बहुत इजी आंसर है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। पहले तो बता दूं, भारतीय संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिया गया है। किसकी बात की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई। क्या किया गया है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। ठीक है, निरपेक्ष की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है। फिलहाल हम बता दें कि, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग गलत है, गंदी है, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको लिख देते हैं। क्या, जस्ट ए मिनट। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष ना बोल के पंथ निरपेक्ष बोलेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को, या फिर सॉरी धर्म बोल रहा हूं, किसी भी पंथ को, यानी कि जो अलग अलग जो भी धर्म है उसको मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप धर्म निरपेक्ष बोलेंगे मतलब आपके पास कोई धर्म नहीं है। ठीक है, परंतु आप स्वतंत्र हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। किस आर्टिकल में, मैंने अभी आर्टिकल बताया, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म को उपासना कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों का उपासना करने की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथक्करण, सभी धर्मों की उपेक्षा, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये पंथ निरपेक्ष जो है वो कहता है कि स्टेट के पास अपना कोई क्या है, धर्म नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम क्या हैं, सेकुलर हैं, हमारे अपना कोई धर्म नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्म का राज्य से पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। आई होप कि ये भी आंसर आपको पता हो, इसका आंसर पता हो आपको कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि ऑप्शन ए बकिंघम एम करेंटिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बी वकैया। बी क्या कह रहा है, केशवानंद भारती मामला। सी कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। डी क्या कह रहा है, इनरी बेरुबारी मामला। कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो कौन सा मामला था जिसमें बताया गया कि उद्देशिका जो है यानी कि प्रियम्बल जी है, प्रस्तावना जो है भारत का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि इन री बेरुबारी का मामला था। इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है, परंतु जैसे ही केशवानंद भारती का मामला आया इस मामले को पलट दिया गया और बताया गया कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संसद जो है प्रस्तावना में अमेंड नहीं कर सकती हैं, उसके मूलभूत ढांचे को अमेंड तो कर सकती हैं पर उसके मूलभूत ढांचे को नहीं खत्म कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अध्यारोपी भाग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी आंसर हो गया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया है। तो संविधान का उद्देशिका संविधान का भाग है। तो स्टार्टिंग में कहा गया था नहीं भाग है, परंतु बाद में जब केशवानंद भारती का मामला आया तो उसमें कहा गया कि संविधान का क्या है, भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा। तो हम अगर बात करें कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा ये आपके लिए टिपिकल होगा, परंतु इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ध्यान से देखे होंगे स्टार्टिंग में, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य जो है बाद में अमेंड करके जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। तो बाकी जो उद्देशिका में है, उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक समीक्षा है, वो क्या था? आधारभूत ढांचा है, पर जो मौलिक कर्तव्य है आधारभूत ढांचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारत में को प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा जाता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। तो अगर फिर मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग में सारी चीज ध्यान से सुनी होगी तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाए होंगे। तो ये कह रहा है जो प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि राज्य का प्रमुख क्या होता था? निर्वाचन जनता करती है, यानी कि उसको कौन इलेक्ट करता है? जनता इलेक्ट करती है, ठीक है। कौन करती है? जनता इलेक्ट करती है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन टोटल हो गया, कंप्लीट हो गया 15, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप मेरे साथ बनने के लिए, और आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। बीएलएलबी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है आप लोगों की। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स का वीडियो, फंडामेंटल राइट का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से हम लीगल एप्टीट्यूड्स के और भी जो सेगमेंट्स है उसको भी डील करेंगे। उसके लिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।